हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक न्यू टॉपिक दैट इज फॉरगेटिंग। इस वीडियो में मैं आपके लिए इंक्लूड करूंगी डेफिनेशंस ऑफ फॉरगेटिंग, फैक्टर्स और वी कैन से कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग और स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइजिंग फॉरगेटिंग। तो हो ही सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आप अपना पेशेंस बनाए रखें और इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखें। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that you can press the bell icon so that you can get the notifications. So start करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ कि फॉरगेटिंग होता क्या है। मैंने आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हम इसको एक इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि व्हाट इज फॉरगेटिंग। अगर आपको मेमोरी पता है तो आपको फॉरगेटिंग भी पता लग जाएगी। मेमोरी क्या होती है, ठीक है। फॉरगेटिंग समझने से पहले हमें ये चीज़ पढ़नी होगी या हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी होती है जब हम किसी भी चीज़ को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। अपने जैसे मान लो हमने कोई चीज़ पढ़ी और वो चीज़ जो हमने पढ़ी वो हमारे माइंड में रहती है, मतलब रिटेन करती है, ठीक है। बहुत टाइम तक वो हमारे माइंड में रहती है, हमें याद रहती है, दैट इज मेमोरी, ठीक है। एबिलिटी टू रिटेन समथिंग, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को अपने माइंड में रख सकते हैं तो दैट इज मेमोरी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड हो, ठीक है। आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, अगर वो आपको अभी तक याद है तो दैट इज व्हाट, दैट इज मेमोरी, ठीक है। बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या होता है? फॉरगेटिंग होता है जब भी हमने कोई भी चीज़ जैसे मान लो पढ़ी, लेकिन अगर मान लो एक दिन के बाद या कुछ दिन के बाद हम अगर उसी सेम कॉन्सेप्ट को याद करना चाहें विदाउट बुक को खोले तो क्या होता है, हमें वो चीज़ अगर याद नहीं होती है ना, व्हेन वी आर नॉट एबल टू रिकॉल जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो दैट इज व्हाट, दैट इज फॉरगेटिंग, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मेमोरी क्या होती है और फॉरगेटिंग क्या होती है। मेमोरी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अपने माइंड में रिटेन करके रख सकते हैं तो दैट इज मेमोरी। फॉरगेटिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज फॉरगेटिंग, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मेमोरी और फॉरगेटिंग का। अब यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म दी है दैट इज एमनीशिया। एमनीशिया क्या होता है? एमनीशिया एक आप एक बोल सकते हो सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज, एक ये बीमारी है। बीमारी किससे, मतलब एक तरह की इलनेस है। किसकी तरह, मतलब किस चीज़ की इलनेस है ये है जब हम चीज़ों को, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इनएबिलिटी टू रिमेंबर द इवेंट फॉर द लॉन्ग टाइम। जब कोई भी इवेंट जिसको हम याद करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो याद नहीं रहता, बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें वो याद नहीं रहता, ये कोई भी चीज़ है ना जो हमने पढ़ी है, सुनी है कहीं से, ठीक है, उस टाइम के लिए हमने मान लो सुन ली, पढ़ ली, लेकिन वो हमें वही चीज़ अभी बहुत टाइम के लिए याद नहीं रह रही है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं रह रही है, उसका एक रीज़न क्या होगा? हो ही सकता है हमें कोई ब्रेन इंजरी हुई हो, या हम किसी या हमारी कोई मेंटल इलनेस हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एमनीशिया, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की फॉरगेटिंग में। जैसे आपको पता है बीएड का एग्जाम है और बीएड के एग्जाम को अगर आपने बहुत ही इफेक्टिव बनाना है सो यू हैव टू ऐड डेफिनेशंस, 1 to 2 डेफिनेशन इन इंट्रोडक्शन। सो हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन थी वो दी थी नन ने। अकॉर्डिंग टू हिम फॉरगेटिंग का मतलब होता है फेलिंग टू रिटेन और रिकॉल व्हाट हैज़ बीन एक्वायर्ड, कि जो भी चीज़ें हमने एक्वायर्ड की थी ना, अब वो हमारे माइंड में नहीं है, हम उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज फॉरगेटिंग अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट मुन ने भी दिया था, ठीक है। कोई भी 2 डेफिनेशन आप कर सकते हो, जैसे मैं आपको ये वाली सेकंड डेफिनेशन बताऊंगी। नेक्स्ट इज ड्राइवर। ड्राइवर ने क्या बोला था,
ठीक है। ड्रेवर ने बोला था कि फॉरगेटिंग इज द टेंडेंसी टू वर्ड ऑफ द कॉन्शियस, मतलब अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि आपके साथ कोई अनप्लीजेंट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस को आप कॉन्शियसली क्या करना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो। दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ फॉरगेटिंग। नो डाउट वो मोटिवेशनल फॉरगेटिंग में आएगी। मोटिवेशनल फॉरगेटिंग मतलब जिन चीज़ों को आप जान करके भूलना चाहते हो, ठीक है, खुद भूलना चाहते हो, क्योंकि हो ही सकता है आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो बहुत ही बुरा है और आप उसको याद नहीं करना चाहते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर फॉरगेटिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अगर हम फटाफट से रिव्यू कर ले कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, तो हमने इंट्रोडक्शन में सिंपली ये पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेमोरी क्या होती है। हमने बोला मेमोरी एक ऐसी चीज़ होती है जब हमने किसी चीज़ को लर्न किया होता है और आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब हम वो चीज़ याद करना चाहते हैं, तो अगर वो हमें वो चीज़ याद होती है, ठीक है, हम उस चीज़ को रिकॉल कर पाते हैं, तो दैट इज मेमोरी, कि वो चीज़ अभी भी हमारी माइंड में है, तो दैट इज मेमोरी। और फॉरगेटिंग बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर हम किसी चीज़ को याद करना चाह रहे हैं लेकिन हमें वो चीज़ याद नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि अब वो हमारे माइंड में रिटेन नहीं है, हमें वो भूल गई है चीज़, तो दैट इज फॉरगेटिंग। उसके बाद हमने बोला था कि एमनीशिया एक डिजीज होती है जो कि फॉरगेटिंग से रिलेटेड होती है। यहाँ पे हम चीज़ों को भूल जाते हैं या हमें चीज़ें याद नहीं रहती है क्योंकि हमें कोई ब्रेन इंजरी या ब्रेन से रिलेटेड कोई इलनेस है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, कुछ डेफिनेशन की बात की, जैसे हमने नन की बात की। नन के अकॉर्डिंगली वही था कि जब हम किसी भी चीज़ को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ फॉरगेटिंग। और ड्रेवर का कहना था कि फॉरगेटिंग होती है जब हम हम कॉन्शियसली खुद से चाहते हैं हम किसी भी एक्सपीरियंसेस को भुलाना, क्यों, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस बहुत ही अनप्लेजेंट था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, तो हम चाहते हैं उस चीज़ को भुलाना, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर फॉरगेटिंग। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरगेटिंग के इंट्रोडक्शन, या हम बात करें डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन को हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग की। ठीक है, अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग की, तो कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग में हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इनको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, लैक ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप समझ रहे हो, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में ज़्यादा होगा, पढ़ाई में नहीं है या उस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आप उस चीज़ को सुन तो लोगे लेकिन आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। जब वो चीज़ याद नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। नेक्स्ट इज रोट लर्निंग। रोट लर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप या वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। अब कैसे, रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है, रट्टा लगा के पढ़ना। नो डाउट हमें जो हम रट्टा लगाते हैं तो बोलते हैं ना, रट्टा लगा लो, बेशक वो चीज़ जल्दी याद हो जाएगी लेकिन उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, भूल जाएगी, तो दैट इज रूट लर्निंग। रट्टा लगा के जब आप किसी चीज़ को समझ ही नहीं रहे हो, आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ कैसे आपके माइंड में रिटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग में एक एग्जाम्पल आपका रूट लर्निंग में जा सकता है कि जब आप चीज़ों को समझ के नहीं पढ़ते हो, रट्टा लगा के पढ़ते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ही सकता है कोई आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको मॉडल से ज़्यादा समझ आएगी, डायग्राम से ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को बच्चों को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो उस पर, ठीक है, तो बच्चों को वो चीज़ लर्न ही नहीं होगी, है ना, बच्चे सिर्फ उसको सुन रहे हैं, जब वो बच्चे सिर्फ उसको सुन रहे हैं, उसको वो लर्न ही नहीं हो पा रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उसे याद भी रहे। सो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, कि अगर आप किसी अच्छे मेथड से पढ़ते नहीं हो किसी चीज़ को, तो वो आपको चीज़ें जो है अंडरस्टैंड नहीं होती है। जब वो अंडरस्टैंड नहीं होती है तो वो एक रीज़न या कॉज बन जाती है आपके फॉरगेटिंग का। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मेंटल टेंशन और कन्फ्लिक्ट। कांस्टेंट मेंटल टेंशन और कन्फ्लिक्ट मतलब आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा टेंशन में हो, आपके माइंड में इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना,
तो मतलब मान लो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको लेके कन्फ्लिक्ट है, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ। ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है आपने अपने माइंड में कि आप किसी चीज़ को क्या कर पाओगे, अच्छे से लर्न ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो फिर ऑब्वियसली वो एक रीज़न बन जाएगा। लर्न कर भी लिया ऐसे तैसे जैसे भी करके आपने उसको लर्न कर भी दिया, तो वो क्या बन जाएगा, कुछ टाइम के बाद विद इन 1 आवर 2 आवर शाम तक आपको पता लगता है कि वो तो आप जो भी आपने पढ़ा आपको तो कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज मेंटल टेंशन। आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आपने किसी भी चीज़ को एक्वायर करना है, गेन करना है। नेक्स्ट इज एल्कोहल, ड्रिंकिंग ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ फॉरगेटिंग। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्लीप। हम क्यों बोलते हैं कि 6 to 8 आवर की स्लीप जो होती है वो मस्ट होती है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, तो 10-12 घंटे सो जाओ। ठीक है, 10-12 घंटे सोने का मतलब ये नहीं कि हाँ जितना ज़्यादा सोओगे तो आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें याद हो पाएगी, नहीं। मेरे बोलने का मतलब है कि 6 to 8 आवर की स्लीप आपको लेना जो है वो मस्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके पूरी बॉडी को, पूरे माइंड को रिकवर करती है। जैसे आपकी बॉडी को रेस्ट होती है, आप लगातार काम करते हो, आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, तो इन द सेम वे आपके माइंड को भी रेस्ट की जरूरत होती है। दिन भर आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, टीवी देख रहे हो, फोन चला रहे हो, कहीं पे भी कुछ सोच रहे हो, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व हुआ ही होता है चीज़ों में, तो आपके माइंड को रेस्ट की जरूरत होती है। और मतलब ये बेस्ट ये माना जाता है कि अगर वो आप वो रेस्ट का टाइम जो है वो रात का ड्यूरेशन रखो, तो दैट इज मस्ट। ऐसा नहीं है कि हाँ 4 घंटे दिन में सो लो, 4 घंटे रात में सो लो, नहीं। ठीक है, आप उसे क्या आप अपने माइंड को क्या दोगे, एक कांस्टेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम दोगे, उसमें आपका माइंड क्या करेगा, फुली रिकवर करेगा, सो दैट कि अगर आप नेक्स्ट डे जब भी उठोगे तो एक फ्रेश माइंड से उठोगे, और जब फ्रेश माइंड से उठोगे तो आपको चीज़ें लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। जब चीज़ें लर्न करना ईजी हो जाएगा तो ऑब्वियसली वही चीज़ें आपकी रिटेन भी बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। जब रिटेन लंबे टाइम तक रहेगी तो फॉरगेटिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर स्लीप ही आपकी अच्छी नहीं है, आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को इजीली भूल जाओगे। नेक्स्ट इज हेल्थ इशू। हेल्थ इशू हो ही सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ माइंड से रिलेटेड हो, आपकी बॉडी से रिलेटेड हो। आप फिजिकली और मेंटली फिट ही नहीं हो। जब तक आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होते हैं तो जो भी चीज़ें आपने लर्न की होती हैं, एक्वायर की होती है, तो एक वो रीज़न बन जाता है कि आप उन चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज इमोशनल एक्साइटमेंट। इमोशनल एक्साइटमेंट मतलब आप बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुशी हो जाते हो, इतने ज़्यादा सैड हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं लगता कि किस चीज़ को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। मान लो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है, आपको किसी ने कोई चीज़ सिखाई, उस टाइम पे आपने सुनी वो चीज़, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा खुशी थे आप कि आपका ध्यान ही नहीं था, आपका इंटरेस्ट ही नहीं था, आपकी अटेंशन ही नहीं थी, ठीक है, तो आप क्या कर जाओगे, वो चीज़ उतनी ही जल्दी क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। नेक्स्ट इज एजिंग। एजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर फॉरगेटिंग। हम बोलते हैं कि विद एज क्या होता है, हमारा जो IQ लेवल होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। हम बोलते हैं कि अगर आपको जॉब भी लगना है या मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ एक्वायर करनी है तो 25 तक वो हो ही जाना चाहिए, या अप्रॉक्सीमेटली 28 तक वो ही जाना चाहिए, क्योंकि विद एज क्या होता है, आपकी जो रिटेनिंग पावर है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एज भी एक फैक्टर होता है हमारा फॉरगेटिंग का। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है कि आप पर्टिकुलर चीज़ को क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या इंटरेस्ट है आपका, क्यों लर्न कर रहे हो आप, क्यों पढ़ना चाहिए आपको ये चीज़, तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आपको मोटिवेशन ही नहीं होगी, तो आप चीज़ों को अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे, और जब आप अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे तो आप चीज़ों को क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है रुकावट। हो ही सकता है कि कोई चीज़ें आपकी पढ़ाई में या जब आप चीज़ें लर्न कर रहे थे तो उस टाइम पे रुकावट बन रही है, तो रुकावट जब वो बनेगी तो वो एक कॉज बनेगी हमारी फॉरगेटिंग का। इस इंटरफेरेंस को मैं अभी आने वाली स्लाइड में आपको डिस्कस करूंगी डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट इज रिट्राइवल फेलियर। रिट्राइवल फेलियर मतलब अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो विद सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ ली चीज़ और 20 दिन बाद उस चीज़ को देख रहे हो, तो दैट इज सो ऑब्वियस, आप वो चीज़ को क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपको वो चीज़ याद रहे, तो मान लो आज आपने कोई चीज़ पढ़ी, कल अगर आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो दिस इज मस्ट कि आप पहले दिन आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसको आप एक बार
क्विक रिव्यू कर लो उसका, 5-10 मिनट दे लो, देख लो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, सो दैट कि आपके माइंड में वो चीज़ रिटेन रह पाए। सो ये थे हमारे कुछ कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, जो कि आई गेस बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव टू डू वन थिंग ओनली, दैट आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। अंदर तो फिर मतलब आप अपनी लैंग्वेज पे भी इनको लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। इन टॉपिक को मैं दोबारा से कंक्लूड नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि आज का टॉपिक ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो अगर मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी फिर बोर्डम फील होगा, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी इतना ज़्यादा ईजी है कि आप इसको खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। अगर हम थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की बात करें तो मेन थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग है, फर्स्ट इज दिस, दैट इज इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। नेक्स्ट इज दिस, रिट्राइवल फेलियर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। नेक्स्ट इज दिस, दैट इज नेक्स्ट इज दिस theory of decay or trace change theory, and next is this motivational forgetting theory। मतलब इन शॉर्ट हम 4 थ्योरी को पढ़ने जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो वन बाय वन डील कर लेते हैं इनको कि ये क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस थ्योरी के साथ, दैट इज इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम इंटरफेरेंस को फिर से डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंटरफेरेंस होती क्या है। मैंने आपको बोला था कि इंटरफेरेंस का मतलब होता है जो आपकी पढ़ाई में, आपकी लर्निंग में रुकावट पैदा करे। ठीक है, तो दैट इज इंटरफेरेंस, है ना। हम बोलते हैं मेरे काम में इंटरफेयर मत कर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कि ठीक है, रुकावट मत डाल। ठीक है, तो दैट इज इंटरफेरेंस। अब हम इसको इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग से कैसे समझेंगे, तो ओके, इसके पहले हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, दैट इज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और एक है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की। प्रो का मतलब होता है पहले। इसमें क्या होगा, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, यहाँ पे ये चीज होगी कि आपने पहले, ठीक है, आपने पहले जो चीज सीखी थी, अब वो चीज क्या कर रही है, इंटरफेरेंस, रुकावट कॉज कर रही है किसमें, आपकी न्यू इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको लिखा भी है, दैट इज ओल्ड इंफॉर्मेशन इनहिबिट तो नहीं, मतलब रोकेगी, मतलब सर्टेन आपको इंटरफेरेंस कॉज करेगी नई इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में। जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, आपकी लोकल लैंग्वेज होती है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में हो ही सकता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो। आप सिटी में जाते हो, बाहर जाते हो, कोई भी आपने मॉडर्न लैंग्वेज सीखनी होती है, तो उसी सेम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपको आदत पड़ी होती है अपनी लोकल लैंग्वेज में वही वर्ड बोलने की, है ना, किसी पर्टिकुलर डिफरेंट स्टाइल में बोलने की, तो क्या होता है, आप जब वो मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर वर्ड को अपनी लोकल लैंग्वेज वाली प्रोनाउंसिएशन में पढ़ लेते हो। तो दैट इज व्हाट, आपको नई नया वर्ड्स बोलने में या सीखने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। क्यों, आपके जो आपने पुराना जो सीखा था उसकी वजह से। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, ये बन जाता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल से ले, है ना, लैंग्वेज वाला एक एग्जाम्पल लेता है, जैसे मंडी के लोग होते हैं। ठीक है, मंडी के लोग क्या होते हैं, शौ को 100 बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब वो मतलब जब वो शौ को 100 बोलते हैं, ठीक है, अब ये क्या है, ये उनकी डेली प्रैक्टिस हुई है। ठीक है, ये उनका नेचर बन गया था। ठीक है, उनकी लैंग्वेज में ये था। ठीक है, तो जब वो बाहर सिटी वगैरह में आते हैं तो उस टाइम पे वो बोलना तो शौ चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या बोल देते हैं, 100 बोल देते हैं। तो वो क्या है, वो एक प्रॉब्लम कॉज हो रही है। क्यों, क्योंकि बचपन से जो सीखा आ रहा था वही उनसे बोला जाता है, तब भी जब वो बाहर चले जाते हैं, किसी नई सिटी में चले जाते हैं, या कुछ वो एक मतलब एक नई लैंग्वेज को सीखना चाह रहे थे, नए वर्ड को सीखना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन वो पुराने वाले वर्ड की ही कर रहे हैं। तो दैट इज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और नेक्स्ट इज रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि आज जो आप सीख रहे हो, आज जो आपने लर्न किया है, वो इंटरफेरेंस कॉज करेगा प्रीवियस लर्निंग पे।
ठीक है, मीन्स प्रोएक्टिव का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे आज आप बीएड के एग्जाम के लिए पढ़ते हो, ठीक है, बीएड के लिए पढ़ रहे हो, ये ना 2 साल का कोर्स है, हो ही सकता है आपने पहले बीएससी की हो, एमएससी की हो, व्हाटएवर जो भी किया हो आपने, ठीक है। अब आप 2 साल में इतना ज़्यादा बीएड का पढ़ रहे हो कि आप सबको पता है कि साइंस का तो अगर हम कोर साइंस की बात करें तो कुछ भी नहीं है हमारे बीएड में, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे आप कोई पर्टिकुलर लॉ, साइंस का पर्टिकुलर कोई लॉ बोल दे आपको सुनाने के लिए, तो आप उसको नहीं रिटेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके जो अभी का आप जो सीख रहे हो उसने क्या की, इंटरफेरेंस कॉज की, किसमें, जो पुराना आपको आता थी चीज़ें उनमें। तो दैट इज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है रुकावट कॉज करना, ठीक है। प्रोएक्टिव मतलब जब पहले वाली इंफॉर्मेशन आपकी न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरफेयर करती है, ठीक है। और रिट्रोएक्टिव मतलब जब आज की इंफॉर्मेशन आपको इंटरफेयर कर रही है पुरानी इंफॉर्मेशन को याद करने से, ठीक है। दैट इज इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। नेक्स्ट इज रिट्राइवल फेलियर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। जो रिट्राइवल फेलियर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग है, इसको हम क्यू डिपेंडेंट थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग भी बोलते हैं। इस थ्योरी में क्या आएगा, इसमें क्या होता है, रिट्राइवल फेलियर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग मीन्स हम चीज़ों को रिव्यू नहीं कर रहे हैं, है ना। अब जब हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करें, इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो आप अपने रूम में बैठे होते हो, ठीक है, आप रूम में पढ़ रहे होते हो, बट सडनली आपको कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ होती है जो आपको क्या चाहिए होती है, मान लो किचन से चाहिए होती है या किसी भी दूसरे रूम से चाहिए, मान लो आपको किसी दूसरे रूम से वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होती है। तो आप क्या करते हो, उठ जाते हो, उस रूम से जाते हो और दूसरे रूम में जाते हो, ठीक है, अपनी स्टडी रूम से दूसरे रूम में जाते हो। लेकिन जैसे ही आप दूसरे रूम में पहुंचते हो तो सडनली आप भूल जाते हो कि आप क्यों आए थे, ठीक है। और फिर आप अपने स्टडी रूम में वापस आते हो। फिर जैसे ही आप अपने स्टडी रूम में वापस आते हो तो आपको याद आ जाता है कि अच्छा आपने क्या आप क्या लेने गए थे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज रिट्राइवल फेलियर थ्योरी। क्यों? क्योंकि जो स्टडी रूम है वहां पे आपके पास क्या था, जो क्यू था, ठीक है, जो हिंट था वो क्या था, प्रेजेंट था, लेकिन वो दूसरे रूम में वो प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम रिट्राइवल फेलियर थ्योरी को क्यू डिपेंडेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, हिंट डिपेंडेंट थ्योरी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये फर्दर 2 टाइप की होती है, एक होती है कंटेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, एक होती है स्टेट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग क्या होती है? कंटेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, इसमें सेम आपका एग्जांपल जाएगा जो मैंने आपको वो दिया था, रूम एंड आपके स्टडी रूम का और कोई दूसरा रूम है आपका, मान लो, ठीक है, कि मतलब आप एनवायरमेंटल फैक्टर, जहाँ पे आपने कोई चीज़ लर्न की थी, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ लर्न की, जब आप चीज़ें लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, उस टाइम पे वो एनवायरमेंटल फैक्टर प्रेजेंट था, वो जो एनवायरमेंटल क्यू या वो एनवायरमेंटल हिंट वो प्रेजेंट था। लेकिन जब आप दूसरे रूम में गए, वहाँ पे जब आपने रिकॉल करने की कोशिश की तो वहाँ पे वो एनवायरमेंटल हिंट एब्सेंट था। तो वो किस में आता है, वो आता है कंटेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग में। और नेक्स्ट इज स्टेट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। स्टेट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग मतलब यहाँ पे हम स्टेट की बात करेंगे, अपने इमोशनल स्टेट की बात करेंगे। हो ही सकता है कि जब आपने चीज़ों को लर्न किया तो उस टाइम पे आपकी स्टेट बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, ठीक है, बहुत हैप्पी थे आप उस टाइम पे, लेकिन जब आप चीज़ों को याद करना चाह रहे हो, रिकॉल करना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे आप हैप्पी नहीं हो, है ना। तो वो पर्टिकुलर स्टेट क्या है, आपकी एब्सेंट है उस टाइम पे। तो दैट इज स्टेट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, बिकॉज स्टेट नहीं है, वही सेम स्टेट नहीं है जो आपके पास लर्निंग के टाइम थी, तो आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, फॉरगेट कर रहे हो। नेक्स्ट इज ट्रेस चेंज फॉरगेटिंग, है ना, या जिसको हम थ्योरी ऑफ डिके भी बोल देते हैं। थ्योरी ऑफ डिके क्या हो जाती है? थ्योरी ऑफ डिके का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपने लर्न की है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपने लर्न की होती है, लेकिन अगर आप उसी सेम चीज़ को, ठीक है, अगर आप उसी सेम चीज़ को क्या नहीं करते हो, रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है, विद सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाता है, अगर आप किसी चीज़ को याद नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वही पर्टिकुलर मेमोरी डिके होना स्टार्ट हो जाती है। डिके का मतलब होता है फेड होना स्टार्ट हो जाती है वो चीज़ आपकी मेमोरी से, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपने याद करनी है और लॉन्ग टाइम के लिए याद करनी है तो यू हैव टू रिवाइज इट,
ठीक है, नहीं तो वो आपकी मेमोरी से क्या होगी, धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसको ट्रेसेस क्यों बोला, ट्रेसेस चेंजेस थ्योरी, मतलब जैसे जैसे आप न्यू इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हो, नई चीज़ें पढ़ते हो, तो जब आप चीज़ें याद करते हो, ऐसा तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चली जाती हैं, कुछ आपके माइंड में ट्रेसेस बन जाते हैं उसके, है ना, छोटे छोटे, मतलब वो ट्रेसेस आपके माइंड में छप जाते हैं। ठीक है, नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहती है, मतलब ट्रेसेस ऐड होते रहते हैं, लेकिन वही ट्रेसेस फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप उन्हें पर्टिकुलर या सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिवाइज नहीं करोगे। तो ये था इस थ्योरी के अंदर, दैट इज थ्योरी ऑफ डिके के अंदर। नेक्स्ट इज मोटिवेशनल फॉरगेटिंग थ्योरी। हम पहले भी बात कर चुके हैं। मोटिवेशनल फॉरगेटिंग थ्योरी मतलब यहाँ पे आप चीज़ों को खुद से भूलना चाहते हो, आप खुद चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर इवेंट को भूल जाऊं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी आपका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था। ठीक है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ाम में आपको फेलियर मिला, तो आप चाहते हो कि आप उस एग्ज़ाम को, उस फेलियर को भूल जाओ। तो दैट इज़ व्हाट, आप खुद चाहते हो ना उसको, तो दैट इज़ मोटिवेशनल फॉरगेटिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ थ्योरीज थी फॉरगेटिंग की। होप सो आपको क्लियर होगी कि क्या क्या थी ये थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की। अगर हम बात करें तो हमने 4 मेन थ्योरी की बात की थी। फर्स्ट इज interference theory of forgetting, next is retrieval failure of theory, next is theory of decay, and next was motivational forgetting theory. ठीक है, ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, ये जो है ये लास्ट सब टॉपिक है इस फॉरगेटिंग टॉपिक का, दैट इज स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज द फॉरगेटिंग। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन इससे ऑलरेडी पहले भी आ चुका है और हो ही सकता है आगे भी आ जाए। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है या कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी फॉरगेटिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गई थी, है ना, कॉजेस क्या क्या होते हैं फॉरगेटिंग के, क्या क्या कारण है फॉरगेटिंग के, तो बस इन्हीं सेम फैक्टर को उल्टा कर दो। मतलब जो चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हो, अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे, इनका उल्टा करोगे, तो ऑब्वियसली आपके जो चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर भी हम एक एक करके पढ़ लेते हैं फटाफट से कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर मेथड ऑफ लर्निंग की। प्रॉपर मेथड ऑफ लर्निंग में वही हम डालेंगे कि हम रूट मेमोरिंग नहीं करेंगे, हम रट्टा नहीं लगाएंगे। जहाँ पे डायग्राम की जरूरत होगी वहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, जहाँ पे मॉडल की जरूरत होगी वहाँ पे हम मॉडल से चीज़ें समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ रिसाइटेशन। सेल्फ रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है, आप वीडियो बेशक देख लो, ठीक है, आप बेशक टीचर्स के लेक्चर सुन लो, लेकिन जब तक आप चीज़ों को खुद नहीं पढ़ोगे तो आपकी जो लर्निंग है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। क्यों, बचपन में सिखाया जाता है कि जोर जोर से पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो सेंसेस होते हैं वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और आपकी लर्निंग भी जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा बेटर हो जाती है। और जितनी ज़्यादा लर्निंग बेटर होगी उतने ही चांसेस होते हैं फॉरगेटिंग को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज पीरियोडिक रिव्यू। पीरियोडिक का मतलब होता है कुछ टाइम गैप के बाद। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रिव्यू मतलब रिवाइज, वही कंटेंट जो आपने पढ़ा है उसको कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, सो दैट कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को भूल ना जाओ। ठीक है, भूलने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट इज रेट ऑफ लर्निंग। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। ऐसा नहीं है कि आप डिसाइड कर लिया 1 घंटे में तो मैं 1 चैप्टर कर लूँगा, क्यों, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कर लिया है, मैं उससे ज़्यादा पढ़ूंगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने एक दिन में बहुत सारा पढ़ लेना है या बहुत फास्ट पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, आप बेशक एक टॉपिक ही पढ़ो एक दिन में, लेकिन इस तरह से पढ़ो कि आपको वो चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, तो दैट इज रेट ऑफ लर्निंग। आप अपनी लर्निंग की स्पीड को इस अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लिए, ना तो बहुत ही स्लो रखें ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट रखें। आपके लिए जो सुटेबल कंडीशन है उसको ध्यान में रखिए, सो दैट कि आपको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए, क्योंकि चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड होगी तभी वो भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज निमोनिक्स। अब हो ही सकता है कि कोई चीज़ें ऐसी हो जो कि आपको अब आप उसमें समझोगे क्या। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे इंद्रधनुष। ठीक है, रेनबो, हमारा रेनबो होता है, उसके 7 कलर्स होते हैं।
अगर हमें उन 7 कलर्स को याद करना है और सिस्टमेटिकली मतलब उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में याद करना है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो उसमें समझने लायक तो कुछ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे निमोनिक्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रिक, हम कोई एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे हमने विबग्योर बनाया था, ठीक है, तो उस विबग्योर से क्या होता है, हमने क्या बनाया, विबग्योर, ठीक है, जैसे मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से निमोनिक्स जो होते हैं वो हमें हेल्प कर सकता है हमारी फॉरगेटिंग को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि अगर आप उन्हीं सेम जो ये जो कलर्स के नेम थे ना, अगर आप इनको क्रैमिंग करके याद कर लोगे ना, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप इनको भूल जाओगे। लेकिन अगर आप निमोनिक्स बनाओगे तो उसके भूलने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंशन टू लर्न। इंटेंशन टू लर्न मतलब आपके पास एक मोटिवेशन होनी चाहिए। जब आप चीज़ें लर्न कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ तो मैं ये चीज़ क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जब भी किसी चीज़ को सीख रहे हो तो उसको इंटरेस्ट के साथ सीखना है, सो दैट कि आपको चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। और जब बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी तो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग मिनिमाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ मटेरियल। अब ये नहीं सोचना है कि मैं तो इस टॉपिक को बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज में लिखूंगा या पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ने का मतलब होता है आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। और अंडरस्टैंड के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ करो। हमेशा ट्राई करना है कि अपने मटेरियल को सिंपल और इजी रखना है। हमेशा स्टार्ट करना है सिंपल से और फिर आप अपने लेवल को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जा सकते हो, क्योंकि जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं ले पाओगे। इसीलिए आपने जो भी मटेरियल लेना है अपनी पढ़ाई के लिए या स्टडी के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए, आपने ट्राई करना है कि वो मटेरियल जो है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर फूड एंड स्लीप। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर प्रॉपर स्लीप नहीं होगी, अगर हम क्यों बोलते हैं कि न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, ठीक है, ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट हो तो उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही हो, सारे प्रोटीन्स ही हो। ऐसा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक आहार जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो खाना खाना चाहिए, सो दैट कि हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हमें सारी मिल जाए, ठीक है। और साथ ही साथ रेस्ट, दैट इज स्लीप इज मस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट होंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे, और जब अच्छे को याद कर पाएंगे तो भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लर्निंग इन पार्ट। हो ही सकता है आपका कोई जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, जैसे अगर हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर लेते हैं तो हो ही सकता है कि जब आप इसको फर्स्ट गो में पढ़ रहे हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लगे। तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप हाफ एन आवर में क्या कर लो, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लो, फिर थोड़ा सा गैप ले लो, उसके बाद आप क्या कर लो, इसके फैक्टर्स पढ़ लो, फिर थोड़ा सा गैप ले लो, फिर थ्योरीज पढ़ लो, ठीक है, फिर उन सबको रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर फिर आपका माइंड परमिट करता है आपको कि हाँ आप फिर पढ़ सकते हो तो स्ट्रेटेजीज को कर लो। मतलब आपने क्या करना है, चीज़ों को टुकड़ों में पढ़ना है, ठीक है। जब पढ़ रहे हो तो उनको फिर रिवाइज करना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप पूरे टॉपिक को इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो लर्निंग बाय पार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू स्टडी, ठीक है, क्योंकि उससे आपके क्या हो जाते हैं, आप माइंड में पढ़ रहे हो, फिर अपने माइंड को अपने वो टाइम गैप देना है कि हाँ अब आपका माइंड वो चीज़ें ले पा रहा है, ठीक है। बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हो, फिर नया टॉपिक आप ले सकते हो, क्योंकि माइंड क्या हो जाता है, जितना ज़्यादा माइंड फ्रेश होगा उतने ज़्यादा जल्दी आपके माइंड में चीज़ें जाएगी। नेक्स्ट इज क्यूज। क्यूज हिंट, मतलब जब आपको चीज़ कोई थ्योरी से समझ नहीं आ रही है तो क्या करें, उसकी पिक्चर बनाएं, ठीक है। उसकी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है जब आपको समझ नहीं आती तो उसका डायग्राम बनाओ या डायग्राम देख लो, क्योंकि डायग्राम से क्या होती है, आपकी जो चीज़ें होती है वो क्लियर हो जाती है। हो ही सकता है जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक है वो समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करते हो, यूट्यूब में चले जाते हो, है ना, उसकी वीडियो देख लेते हो, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, देखने से भी क्या हो रहा है, आपकी हेल्प हो रही है ना, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल एड्स आप मतलब यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उससे भी क्या हो जाता है, आपकी लर्निंग इन्हांस हो जाएगी। और लर्निंग इन्हांस होने का मतलब ही है भूलने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फीडबैक। फीडबैक इज अगेन अ मस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मिनिमाइजिंग द फॉरगेटिंग। क्यों, अब जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब मान लो अब आपने कोई पढ़ा है ना, स्कूल में आपका टेस्ट हुआ, ठीक है, जब आपका टेस्ट हुआ, टीचर ने आपको टेस्ट दिया, तो आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हुआ, या तो आपको टीचर बता देगी आपका ये गलत क्यों हुआ, ठीक है।
अब आपने हमेशा, आपके साथ बचपन में भी ये इंसिडेंट हुआ होगा, ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो आपकी गलत हुई होती है या जिस चीज़ पे आपको डांट पड़ी होती है, या टोका गया होता है, वो चीज़ आपको लंबे टाइम के, और बाकी चीज़ें आपको याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो चीज़ आपको याद रहती है, ठीक है। या अब फीडबैक का मतलब जुड़ने की डांटना हो ही सकता है कि जिस चीज़ के लिए आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की गई हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया हो आपको उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ भी आपको होती है कि नहीं यार, इस चीज़ के लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा तारीफ मिली थी, ठीक है। तो फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ हमारी माइंड में रह जाती है। जब माइंड में रह जाएगी तो वो फॉरगेटिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे फॉरगेटिंग के, ठीक है। सो इसके साथ हमने सारा टॉपिक अपना कंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात हमने की इंट्रोडक्शन की, फिर हमने बात की डेफिनेशंस की, उसके बाद हमने बात की थी कॉजेज़, कौन कौन से कॉजेज़ है फॉरगेटिंग के, उसके बाद हमने बात की थी थ्योरीज़ की, और नेक्स्ट हमने बात की थी स्ट्रैटेजीज़ की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको टॉपिक समझ आया हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।